दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम नागपुर में हैं और हमारे पीछे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की पहचान जिस भी रूप में आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन आज जब देश के भीतर में किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूरों को लेकर कहीं ना कहीं जो कानून केंद्र बना रहा है उसको लेकर सवाल है, तो ऐसे में हमें लगता है कि आज आरएसएस के एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों केंद्र में बैठी बीजेपी सत्ता को लगता है कि आरएसएस उसके साथ खड़ी है, और आरएसएस को लगता है कि अगर बीजेपी की सत्ता है तो फिर किसी भी दृष्टि से जो संघ ने सोचा है वही शायद इस देश के भीतर में नीतियों के तौर पर उभर कर आएगा। खास तौर से आरएसएस से जुड़े 3 संगठन, जिसमें पहला संगठन भारतीय मजदूर संघ, यह 1955 में बना था। बनाने वाले शख्स दत्तोपंत ठेंगड़ी। उसके बाद याद कीजिए 1978 पहली बार भारतीय किसान संघ के बारे में सोचा गया, और उसके बाद याद कीजिए 1991 स्वदेशी जागरण मंच। इसके बारे में भी किसने सोचा? दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ही सोचा। दरअसल दत्तोपंत ठेंगड़ी की सोच बहुत साफ थी, भारत में स्वदेशीकरण होना चाहिए। भारत का किसान अगर खेती करता है तो वह इस रूप में इस मिट्टी से जुड़ा हुआ नजर आना चाहिए जिसमें खेती वह स्वयं के लिए कर रहा है और खेती के जरिए देश की पहचान है। और इसी के समानांतर भारतीय मजदूर संघ को विकसित किया गया, और ये तीनों संगठन जिस रूप में भारत में काम करते रहे उसमें कई सवाल मौजूदा वक्त में एक साथ खड़े किए हैं। क्या ये सवाल है कि ये तीनों संगठन जो सोचते हैं भारत सरकार उससे हटकर सोचती है? क्या ये सवाल है इन तीनों संगठनों की जरूरत आज इस देश के मुद्दों के साथ नहीं है? क्या ये सवाल है कि आरएसएस को समझने के लिए जब आप नागपुर में खड़े होते हैं तो जो दृष्टि दिल्ली से दिखाई देती है वह दृष्टि सच नहीं है? या फिर एक नया सवाल है कि आरएसएस ने जिस हिंदुइज्म को लेकर एक आंदोलन की तर्ज पे भारत को देखना शुरू किया, पहली बार किसान आंदोलन उसे न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि हिंदुत्व को लेकर जो सोच राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए आरएसएस ने चाहा कि पूरे देश में उसका विस्तार हो जाए, पहली बार उसको चुनौती धरती पुत्र किसान ही देने लगा है। और परिभाषा भारत की किस रूप में कैसी रहेगी यह शायद बदलने लगी है। दरअसल आप नागपुर में आकर यहाँ के स्वयंसेवकों के बीच बैठकर इस बात को समझ सकते हैं कि दरअसल आरएसएस की दृष्टि इस देश में किसान आंदोलन को लेकर क्या है, मजदूरों को लेकर क्या है, और खास तौर से मोदी सरकार अगर जिन नीतियों को लेकर अपने अड़ियल रुख पर कायम है उसके पीछे वजह क्या है। आरएसएस का बहुत साफ मानना है कि किसी भी हालत में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है यह समूचे देश का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ पंजाब तक सीमित आंदोलन है, इसका देश से लेना देना कुछ भी नहीं है। आरएसएस के भीतर एक सवाल है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में किसानों को लेकर कोई आंदोलन नहीं है, वो सिर्फ चंद राज्यों में सिमटा हुआ आंदोलन है और राजनीतिक चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा। आरएसएस का बहुत साफ मानना है कि कानून वापस सरकार कैसे ले ले। कानून वापस ले लेगी तो कल को कोई भी कहेगा कि दरअसल कोई कायदा नहीं मानते, आपको इसे वापस लेना होगा अन्यथा हम आंदोलन कर देंगे। ये आरएसएस का बहुत साफ मानना है। चौथी बात जो आरएसएस मान रही है उसका कहना है कि मंडी के भरोसे अब भारत सरकार को नहीं रहना चाहिए, जिससे कि किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया गया था वो वादा दरअसल पूरा हो ही नहीं पाएगा अगर मंडी के भरोसे रहेंगे। पांचवी बात जो आरएसएस का मानना है कि जो एफसीआई और एपीएमसी है इन दोनों के बीच में एक गठबंधन इस तरीके से है जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता है, तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। छठी चीज, जो इनकम किसानी से होती है या जो एग्रीकल्चर से किसानी मिलती है उसमें करप्शन इतना ज्यादा है कि वो ब्लैक मनी की कमाई हो जाती है, तो उसको भी नहीं मानना चाहिए, यानी फिर वो आंदोलन के विरोध में खड़े हैं। आठवीं चीज मानी जाती है कि जो पूरा जीएसटी और पैन नंबर तक देना पड़ता है, क्योंकि फार्मर की आय अगर टैक्स फ्री होगी तो उसके लिए उसको बिल दिखाना पड़ता है, और एपीएमसी और एफसीआई के बिल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वह उन व्यापारी और किसानों के हक में हो जाते हैं जो उसके जरिए ब्लैक मनी बना लेते हैं। यह भी आरएसएस मान रही है। और इतना ही नहीं, जो आखिरी बात माना जा रहा है उसमें आरएसएस का बड़ा साफ मानना है कि हमने जो सोचा था एग्रीकल्चर को लेकर, उस एग्रीकल्चर की भूमिका मौजूदा वक्त में अब वो नहीं रही। जब किसान संघ माना गया था, किसान संघ को बनाया गया था 1978 में,
यहीं से पहली बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन बातों को क्या आरएसएस ने अलग अलग संगठनों के जरिए सोचा, अब मौजूदा वक्त में उसकी कोई जरूरत नहीं है क्या? यह एक सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि आरएसएस के भीतर के उस सफर को समझिए। भारतीय किसान संघ 1978 मार्च का ही महीना था। 13 मार्च को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने सोचा, राजस्थान में इसकी सभा हुई और 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा में पहली बार सभा की गई और इसके बाद किसान संघ ने इस देश में काम करना शुरू किया। किसान संघ ने अपने पूरे सफर के दौरान राजनीतिक तौर पर अलग अलग सियासत के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किए और उसका बहुत साफ मानना था, बिजली का मसला हो, खाद का मसला हो, बीज का मसला हो, लेकिन किसान संघ किसानों के साथ खड़ा रहेगा, राजनीतिक सत्ता के साथ कतई खड़ा नहीं होगा। और इसके लिए पहला आंदोलन 26 जनवरी 1981 को हैदराबाद विधानसभा को घेरा गया था। उसके बाद 1985 में राजस्थान की विधानसभा को किसान संघ ने ही घेरा था और उसके बाद 87 में याद कीजिए गुजरात विधानसभा को घेरा गया था। उस वक्त 4 लाख लोग एक साथ जमा हो गए थे और उस समय गुजरात विधानसभा को जब किसान संघ ने घेरा तो बीजेपी ने उसका साथ दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि उस समय शेतकरी संगठन चलाने वाले शरद जोशी का प्रभाव कहीं किसी रूप में गुजरात की राजनीति में ना पड़ जाए, तो बीजेपी किसान संघ के साथ आकर खड़ी हो गई थी। 99 में हस्तिनापुर में भी आंदोलन किसान संघ ने किया था और 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और बिजली की कीमत उन्होंने बढ़ाई थी, उस वक्त भी किसान संघ ने आंदोलन किया था। लेकिन 2003-04 के बाद भारतीय राजनीति में जब मनमोहन सिंह की राजनीतिक सत्ता या कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में आती है, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो सत्ता थी दिल्ली में, अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा तो संघ की भूमिका उस पीरियड में जो थी आज के पीरियड में बिल्कुल अलग है। संघ जो किसानों को लेकर सोच रहा है वो पहली बार इस मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कभी नहीं खड़ा था। उस समय सुदर्शन हुआ करते थे सरसंघ चालक। उन्होंने विरोध किया था 3 मुद्दों को लेकर। स्वदेशीकरण का मुद्दा था, एफडीआई जिस रूप में आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका विरोध किया गया था और इसके साथ ही जो निजीकरण था उसका भी विरोध किया गया था। लेकिन आज तीनों मुद्दे पर संघ कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसान आंदोलन और सरकार के बीच जो टकराव बढ़ते चला जाएगा उसमें आने वाले वक्त में संघ की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी, या वो सिर्फ सरकार के साथ खड़ा होगा, मोदी सत्ता के साथ खड़ा होगा। और यहीं पर असल पेंच आप नागपुर में आकर ही समझ सकते हैं। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन को एक जगह मिलनी चाहिए। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन बहुत लंबा अगर खिंच जाएगा तो यह सत्ता अनुकूल नहीं रहेगा। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि अगर इस आंदोलन में अलग अलग प्रांत के किसान जुड़ते चले गए तो जो देश के 301 जिलों में किसान संघ फैला हुआ है, लगभग 250 से ज्यादा जिलों में भारतीय मजदूर संघ की पहल है और स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपने तौर पर एक जगह बनाई है। ये तीनों की मौजूदगी धीरे धीरे उस सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि संघ दरअसल उस कंट्रडिक्शंस या उस अंतर्विरोध को अपना रहा है, जिस अंतर्विरोध को भीतर उसको सरकार के साथ भी खड़े रहना है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अपनी विचारधारा को हिंदुत्व के आश्रय भी जोड़ना है। आरएसएस को समझने के लिए जब यहाँ के स्वयंसेवकों के बीच जाइएगा और उनसे ये सवाल कीजिएगा आप कि क्या किसान आंदोलन को संघ अपने अस्तित्व के लिए खतरा तो नहीं मान रहा है, यहाँ पर बड़ा आपको रोचक जवाब मिलेगा। उनका कहना है कि संघ की महत्ता हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है और हिंदुत्व जो है उसके दायरे में किसान खुद ब खुद आ जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि किसान के दायरे में धरती पुत्र है, किसान के दायरे में राष्ट्रीयता का वो अभिन्न परिभाषा है जिसके दायरे में हिंदुत्व भी समा जाता है, क्योंकि किसानों को आप हिंदुत्व या किसी दूसरी एस्पेक्ट में बांट नहीं सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस उस कंट्रडिक्शंस को जी रहा है जिस कंट्रडिक्शंस को लेकर कभी उसने सोचा नहीं था कि हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की परिस्थिति आरएसएस के काउंटर में किसान के आंदोलन इस देश में खड़ा कर देंगे? यह सवाल आपको नागपुर में आकर ही समझ में आ सकता है। लेकिन यहां से तकरीबन
7 या 8 किलोमीटर कहिए, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने जहां धम्म परिवर्तन किया था वह जगह भी है। जब आप वहां पर जाते हैं और वहां पर मौजूद दलितों के बीच इस सवाल को उठाते हैं तो उनके सवाल बहुत साफ होते हैं। पहली बार दलितों के भीतर यह सवाल है कि वो बहुत साफ कहते हैं कि बाबा साहब ने तो हमें हिंदुत्व के साथ कतई खड़ा नहीं किया था। उनका तो बहुत साफ मानना था कि दलितों को एक्सप्लॉइट कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ने किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वर्ण की स्थापना जो थी उसके जरिए हुआ है। और किसानों के आंदोलन को लेकर उनका नजरिया जो निकल कर आता है वह आरएसएस के ठीक 36 के आंकड़े के साथ खड़ा है। यानी नागपुर शहर जहां पे बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी का एहसास, नागपुर क्षेत्र जहां पे आरएसएस की मौजूदगी का एहसास, और इन दोनों के बीच में देश के वह मुद्दे जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। और यह भी एक सवाल है, ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ना सिर्फ कनाडा, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के तौर पर बड़ी तादाद में स्वयंसेवकों की मौजूदगी है। और दुनिया भर में जो सवाल भारत के आंदोलन को लेकर खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब हिंदू स्वयंसेवक संघ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस रूप में दे, यह भी उसके सामने एक सवाल है। और शायद इन सवालों के अक्स तले जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले वक्त में आरएसएस की मौजूदगी कहीं बीजेपी के लिए, जो हमेशा राजनीतिक तौर पर एक जमीन बनाने का काम करती थी, अगर उसे ही हाशिए पर ढकेल दिया भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने, तब फिर आरएसएस की मौजूदगी का मतलब क्या होगा? तो क्या राजनीतिक तौर पर अब मोदी की सत्ता को संघ के उस विस्तार की जरूरत नहीं है? दूसरा सवाल, अगर बीजेपी की सत्ता नहीं है तो संघ का विस्तार कैसे होगा? ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं अभी तक उस अंतर्विरोध को उभारते थे, जिसमें लगता ऐसा था कि आरएसएस को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। सरल शब्दों में, सत्ता को संघ की जरूरत है, संघ को सत्ता की जरूरत है। लेकिन यह सोच अगर हेडगेवार के दौर से निकलकर आप लगातार गुरु गोलवलकर के दौर में आइएगा या फिर आप रज्जू भैया के दौर में आइएगा। रज्जू भैया वो शख्स थे जिन्होंने हस्तिनापुर आंदोलन के वक्त खुद, जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोसर्वा थे, उस समय उन्होंने जो संबोधन दिया था उसमें किसानों के हित को लेकर 2 बातें कही थी। उन्होंने बहुत साफ तौर पर हिंदुत्व के एस्पेक्ट से किसानों को जोड़ा था और कहा था कि किसान ही सही मायने में हिंदुत्व की स्थितियों को इसलिए ढोता है क्योंकि वो धरती पुत्र है। और अगर किसानों के भीतर अब ये सवाल निकल कर आ रहा है कि हमें तो अपनी मौजूदगी का एहसास भारत माता की जमीन के साथ जुड़कर राजनीतिक सत्ता से टकराने का है, तब आरएसएस का पासा किस तरफ झुकेगा, यह भी एक सवाल है। तो यहां पर खड़े होकर हम 3 सवाल सीधे तौर पर आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। पहला सवाल, क्या सत्ता और संघ के अंतर्विरोध आने वाले वक्त में खुलकर किसान आंदोलन उभार देगा? दूसरा सवाल, क्या यह किसान आंदोलन की एक बड़ी सीमित उम्र है, आने वाले वक्त में किसान आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? तब आरएसएस उस हिंदुत्व के पाठ को नए सिरे से इस देश में पढ़ाना शुरू करेगी। और तीसरा सवाल, जो संघ को भी लगता है, जो बीजेपी को भी लगता है कि अब जिन 4-5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनाव में अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल होते हैं तो फिर ऐसे आंदोलनों का मतलब ही क्या है? लेकिन इन 3 सवालों से इतर जो आखिरी सवाल है, संघ ने कभी खुद को राजनीतिक संगठन नहीं किया, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहा। और पहली बार सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को लेकर ही किसान की पंचायतों में और महापंचायतों में सवाल खड़े हो रहे हैं। और शायद ये ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में स्वयंसेवक भी नहीं है, जिसका जवाब आपको नागपुर की जमीन पर भी नहीं मिलेगा, जिसका जवाब आपको दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी जो स्वयंसेवक सत्ता के साथ मंत्री पद के तौर पर खड़े हैं उनके बीच भी नहीं मिलेगा और प्रचारकों में भी नहीं मिलेगा। यह आने वाले वक्त में आंदोलन किस रूप में बड़ा होता है या संघ काउंटर में जिन परिस्थितियों को लेकर जी रहा है वह मजबूत होते हैं, उसके बीच का ये टकराव है। और टकराव भी नहीं है, शायद ये राजनीतिक सत्ता की जीत हार से जुड़ा है, शायद ये किसानों के आंदोलन के लंबे समय तक चलने या उसके बीच में ही टूट जाने की परिस्थितियों से जुड़ा है, और शायद ये
स्वयंसेवक अपने तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लगातार समझा रहे हैं कि दरअसल ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इसके पीछे पंजाब है और इसके साथ कहीं ना कहीं खालिस्तान जुड़ा हुआ है। और ये स्वयंसेवकों का पाठ देश भर में अलग अलग प्रांतों में जहां जहां उनका प्रभाव है वह किस रूप में बता रहे हैं, यह भी नागपुर आकर आप समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, क्योंकि वह हर जगह इस बात को कहते हैं कि इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी है कि इस आंदोलन के पीछे कौन से तत्व हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को डिरेल करने की सोच है। ये आप नागपुर के स्वयंसेवकों के बीच बैठकर महसूस कर सकते हैं। इसका वो बहुत साफ तौर पर चित्रण करते हैं। लेकिन एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जब आप भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दायरे में आएंगे तो आखिर में एक बात जहन में रखिए, 1925 में बना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हेडगेवार ने बनाया था, 2021 में भागवत के स्वयंसेवक संघ में बड़ा अंतर आ चुका है। मुद्दे बदल गए, इशू बदल गए, इश्यूज को परिभाषित जो किया गया था उसके तौर तरीके बदल गए और संघ के भीतर खड़ा हुआ युवा स्वयंसेवक हो या बुजुर्ग स्वयंसेवक हो, उसके बीच की धारणा भी इस देश को लेकर आगे में सत्ता के साथ विचारधारा के तौर पर खड़ी हुई है, यानी माइनस सत्ता वह भी सोचने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही है, संघ की जरूरत सत्ता है और सत्ता को संघ के अपने सामाजिक विस्तार की जरूरत अब सत्ता को बनाए रखने से ज्यादा सत्ता को टिकाए रखने के लिए उसके नियम कायदों की है। नागपुर की यह परिस्थिति बिल्कुल दिल्ली से हटकर है। दिल्ली की सीमा पर, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, उन जगहों पर जो भी सोच या किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की जो भी सोच हो, एक सोच उनको जरूर साफ रखनी चाहिए कि आरएसएस पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा है। आरएसएस खड़ा ही नहीं है बल्कि विस्तार दे रहा है मोदी सरकार की सत्ता और सोच को। सवाल यही है कि किसानों के भीतर जो संघ से प्रभावित लोग अभी तक अलग अलग गांव में थे, क्योंकि लगभग 11,000 गांव का जिक्र किसान संघ कहता है कि हमारी पहुंच और पकड़ है, उसमें हरियाणा के गांव भी आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के गांव आते हैं, राजस्थान के गांव आते हैं, मध्य प्रदेश के गांव आते हैं। तो सवाल यही है कि किसान आने वाले वक्त में किन परिस्थितियों का सामना करेगा, यह एक उसकी बेसिक तस्वीर है। और इस तस्वीर का असल हिस्सा हमें लगता है आपको दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में जाकर समझ सकते हैं। तो आखिरी बात, जब आप नागपुर में खड़े हैं तो स्वयंसेवकों की समझ को आपको सामने रखना होगा और उससे हटकर यहां पर कोई अंतर्विरोध पहली बार नजर आया कि मोदी सत्ता को लेकर संघ के भीतर बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सवाल वह बुजुर्ग उठा रहे हैं जो भैया जी जोशी के उस दौर के रहे हुए हैं। उनका कहना है कि संघ की जो हिंदुत्व की सोच थी उसके सामने शायद धरती पुत्रों के आंदोलन ने कुछ सवाल तो खड़े किए ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।